हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैनेजमेंट की सेकंड क्लास करेंगे जहां पर हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो था बेसिक्स की मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जैसी चीज़ों के बारे में हमने एक ओवरव्यू देखा था। आज की क्लास में हम उसके फंक्शंस और मैनेजमेंट के जो स्पेसिफिक टास्क्स होते हैं, यानी कि जैसे आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी इंडस्ट्री को या कंपनी को या अ, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिक फंक्शंस जो उसके होते हैं उसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग फंक्शन होता है जो डिटरमाइन करता है एडवांस में ही कि हमें क्या एक्शंस लेने होंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आम भाषा में उसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे हम कोई वेकेशन प्लान करते हैं या ट्रिप प्लान करते हैं, तो वो ट्रिप के लिए हम क्या सोचते हैं? सबसे पहली प्लानिंग जो होती है कि हमें किस जगह पे जाना है, उस जगह जाने के लिए हमें किस तरह के कन्वेंस का यूज़ करना होगा। जैसे आपका व्हीकल क्या होगा, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी से जाएँगे। कितने दिन का आपका प्लान होगा, 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 10 दिन का, वो आपको ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है। यही आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है कि वहाँ जाने के बाद आप कितनी जगहों पे घूमेंगे, आपका बजट कितना है और क्या-क्या चीज़ें आपको कवर अप करनी है। ये आपका प्लानिंग होता है और यही प्लानिंग आपकी परवेसिव है, यानी कि ये हर जगह सेम होती है। जब हम किसी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम उस इंडस्ट्री का जो गोल है, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी भी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस को मार्केट में लाने के लिए वो क्या प्लान करते हैं या उस पर्टिकुलर आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या-क्या प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं, वो प्लान होता है। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को जो है वो रिमूव करती है। रिस्क और प्रिपेयरिंग फोरकास्ट, यानी कि जब आप किसी भी अ, नए प्रोडक्ट को या नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं, तो जो उसकी आप प्लानिंग करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स देखते हो कि किस तरह का मार्केट का रिव्यू रहा है उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। ये आपको हेल्प करता है अपने प्लान को ऐसा बनाने में ताकि उससे अनसर्टेन रिस्क जो है वो कम हो जाए। जैसे आप अगर विंटर्स के जो क्लोथ्स हैं वो अगर आप समर्स में सेल ऑफ करोगे, तो आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, वो आपका फेलियर ही होगा। सो अनसर्टेन रिस्क को रिड्यूस करती है प्लानिंग। It enables a manager to look ahead and anticipate changes, and thus it helps to design ways to deal with changes and uncertainty. तो मार्केट को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए कंपनीज जो हैं अपने आइडियाज़ को, अपने गोल्स को इसी हिसाब से प्लान करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकें। नेक्स्ट आपका है, इट इंश्योर्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्लीटली स्टेटेड। मतलब जो कंपनी का गोल है, वो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जिस सर्विस को वो देना चाहते हैं, वो 200% उस गोल को अचीव कर सकें और प्लानिंग उन्हें इस चीज़ में हेल्प करती है। इट हेल्प्स अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बाय इंश्योरिंग क्लैरिटी इन एक्शंस एंड थॉट्स। यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, इट प्रमोट्स इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज कैन टेक शेप इनटू कॉन्क्रीट प्लान्स। इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग बाय टेकिंग रैशनल डिसीजंस। यानी कि आप कोई भी डिसीजन जो लेते हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को इंक्लूड करते हो कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों की कैसी डिमांड है, जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, उसका पहले कोई वर्ज़न निकला है या नहीं निकला है। इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। तो आपको रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग की मदद से आप नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आपको कई तरह के सर्वे फॉर्म्स भी आते हैं,
जिसमें बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रही होती है मार्केट में रिसर्च करने की कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहते हैं ये मार्केट में कितना अडेप्ट हो सकता है, कितना लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें क्या-क्या चेंजेस अभी भी करने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो सेल्स है वो बढ़ सके। Next, it provides goals and standards against actual performance is measured. Thus, planning is prerequisite for controlling. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि किसी भी गोल को जब आप सेट करते हैं यानी कि आपने कुछ प्लान किया कि आपने 1 साल का एक प्लान बनाया कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से मार्केट करना है, हर एक चीज़ आपने डिज़ाइन करी। फिर आप उसको एक्चुअली जो 1 साल के बाद आपने जो भी चीज़ें प्लान करी थी, आप उसको एक्चुअल डेटा से कंपेयर करोगे कि जो आपने प्लान किया था चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग गई हैं या फिर वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस या डेविएशंस आए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। बट अगर प्लान ही नहीं होगा तो फिर आप कंपेयर किससे करोगे? तो यहाँ पर आपको प्लानिंग के ज़रिए फ्यूचर में इन चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। प्लस प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार किसी प्रोसेस को बनाया और आप उसको लाइफ लॉन्ग चला रहे हो। जैसे-जैसे टाइम आपका आगे बढ़ता है, जिस तरह से आपकी मार्केट की सिचुएशंस चेंज होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, मार्केट में डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होता है कंपनी की एसेट्स का या फिर जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं या फिर इकोनॉमी में इकोनॉमी अगर आपकी ठीक नहीं चल रही है या फिर वहाँ पर आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो रही है, यानी कि ओवरऑल रिसेशन या अ, डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस हो रही हैं मार्केट में, तो उसका भी आपकी करेंसी के ऊपर असर पड़ता है, जिसका डायरेक्ट असर किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जैसा-जैसा मार्केट में सिचुएशंस बनती जाती हैं, वैसे-वैसे इंडस्ट्रीज़ अपने आने वाले प्लान्स को रिवाइज़ करती रहती हैं, इम्प्रूव करती रहती हैं, ताकि वो मार्केट में सस्टेन कर सकें। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है? प्लान्स वंस फॉर्मुलेटेड कैन नॉट बी चेंज्ड एट लेटर स्टेजेस यानी कि जो आपने मार्केट की स्टडी करी, आपने रिसर्च किया, बहुत मेहनत से आपने एक प्रोडक्ट को लेकर के प्लान बनाया या फिर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने प्लान बनाया। अब जैसे आपकी नैनो गाड़ी थी, नैनो के लिए जब नैनो बनी, तो अब बनने के बाद उसका मार्केट में जिस भी तरह का उसका रियलाइज़ेशन हुआ, मार्केट में जिस तरह की उसकी डिमांड हुई, अब कंपनी इमीडिएटली चीज़ों को नहीं चेंज कर सकती। जैसे उन्होंने देखा कि जो प्लान उन्होंने बनाया था, वो 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट वो नेक्स्ट डे चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। उन्हें उन चीज़ों को रिवाइज़ करने में, फॉर्मुलेट करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने हर क्वार्टर में चीज़ें चेंज कर दी और फिर गाड़ी ही बदल गई उस हिसाब से। सो प्लान एक बार जो बनता है, वो आपका एज़ इट इज़ रहता है, उसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स एंड चेंजेस होते रहते हैं, बट जो मेजर आपका प्लान है या फिर जो उसकी बैकबोन है, वो सेम रहती है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब कोई भी प्लान आप एक दिन में नहीं करते। किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च करने में इट टेक्स समटाइम्स इयर्स ऑफ प्लानिंग। तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। जो आपका टाइम जा रहा है, वो मार्केट में किस तरह से आपके प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट करेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो ये एक बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो ये एक तरह की प्लानिंग की लिमिटेशन हो जाती है कि आप इंस्टेंटली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में और उसकी प्रोडक्शन में आपको अगर 1 से डेढ़ साल का समय लगा है, तो वो उतना ही समय लेता है उसकी प्लानिंग और प्रोसेसिंग में भी। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपको फिर से उतना ही लंबा समय वेट करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर सको। नेक्स्ट है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या-क्या होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आपको नहीं पता कि आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, सर्विस में आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हो, आप एडटेक में जाना चाहते हो, हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हो, अगर आपका गोल ही ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, तो फिर आप प्लानिंग कैसे करोगे?
तो सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए प्लानिंग किस डायरेक्शन में करनी है। एंड द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, और यही ऑब्जेक्टिव किसी भी इंडस्ट्री को हेल्प करता है उसकी गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड स्टेप होता है, वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सम अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। अब एक बार उन्होंने मार्केट में अपना जो ऑब्जेक्टिव है या गोल जो है वो उन्होंने सेट किया, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स एक प्लान को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सके, प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके या सर्विसेज को अलाइन कर सके ताकि वो कस्टमर्स को दे सके। दीज assumptions आर नोन एज premises, इनको premises कहा जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब किसी भी काम को करने के लिए, जैसे चाहे वो प्रोडक्शन का हो या सर्विस जनरेशन का हो, हम सिर्फ एक ही प्लान पे आधारित नहीं हो सकते, उसके ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस भी बना के चलने पड़ते हैं कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो बी होना चाहिए, बी फेल हो गया तो सी होना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली अगर आपका जो गोल है, आपका जो गोल है उसको पाने के मल्टीपल रास्ते होंगे। एक ए रास्ता हो गया, अगर ए फेल होता है तो हम बी के ज़रिए जी को पाएँगे। अगर बी में कोई दिक्कत आती है तो हम सी के ज़रिए जी को पा सकते हैं। अगर सी में भी दिक्कत आ रही है तो हम डी के ज़रिए जी को पा सकते हैं। तो हमें मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स भी ढूँढ के रखने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर मिड प्रोसेस में अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो फिर हमारा पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा, अगर हम सिर्फ एक ही रूट को लेकर के चल रहे हैं। सो आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस होने चाहिए। Once alternative course of action is identified, the subsequent step is to alleviate to to evaluate the each identified course of action. Alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences. और ये आपको हेल्प करता है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एक तरह से चूज करने का। जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो आप इनमें से उस प्रोडक्शन को चूज़ करोगे जहाँ पर आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हो। तो आपको उस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना होगा जहाँ फीज़िबिलिटी भी है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके बेटर होंगे कि आपका वहाँ से गोल अचीव करना ईज़ी होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेट, यानी कि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसके क्या फीजिबिलिटी है, किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब इनमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड चूज करना होगा। लास्ट स्टेप इज टू फॉलो अप। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान टू सी वेदर द प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अब लास्ट स्टेप होता है, जो प्लानिंग आपने करी है उसको एग्जैक्टली फॉलो अप करना कि वो ही चीज़ें हो रही हैं या नहीं। जो आप सर्विसेज देना चाहते हो या प्रोडक्शन जो आप करना चाहते हो, वो सेम चीज़ें ही आपकी कंपनी में हो रही हैं या नहीं हो रही है, या कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो ये आपकी प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं। अब बारी आती है सेकेंड प्रोसेस की, जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है आपका प्लानिंग। एक प्लान बनाने के बाद आप नेक्स्ट जाते हो उसकी ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता है कि अब आपको मालूम है आपकी कंपनी का प्लान क्या है, आपको काम करना क्या है एग्जैक्टली वो आपको पता है। प्रोसेस भी पता है कि हमें पहले ए काम करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, एंड अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब आपके पास पूरा प्लान जो है वो पेपर पे रेडी है। अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी, तब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे जो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम ड्यूटीज असाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम क्लोथिंग की कोई कंपनी है, क्लोथिंग ब्रांड हम बना रहे हैं, तो क्लोथिंग के लिए आपके पास एक रॉ मटेरियल की टीम होगी, एक आपकी इक्विपमेंट्स की टीम होगी, एक आपके अलग अलग जो आपको चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जो हैंडल कर रहे होंगे। तो आप उनको ड्यूटीज असाइन करोगे, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट को करना है, कितने लोग उसमें होने चाहिए, क्या क्या अथॉरिटी उन ग्रुप्स में होनी चाहिए, ताकि आप उस काम को, जो प्लान आपने बनाया है उसको आप अचीव कर सको। इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए काम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग हमें काम को डिवाइड करना है लोगों के बीच में, ताकि वो उस काम को फुलफिल कर सके। जैसे एक रॉ मटेरियल की टीम है, जैसे हमने क्लोथिंग का ब्रांड है, क्लोथिंग के लिए हमें
सिल्क के कपड़े की ज़रूरत है, तो हमने आइडेंटिफ़ाई किया कि सिल्क रॉ मटेरियल चाहिए, हमें सुइंग के लिए धागा चाहिए, नीडल्स चाहिए। तो हमने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया कि एक टीम बना दी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, एक टीम हमने बना दी जो थ्रेड्स और अदर मटेरियल्स है उसके लिए काम करेगी, और एक हमने टीम बना दी जहाँ पर वो काम करेंगे कि जो आपके इक्विपमेंट्स है, जो स्विंग मशीन्स हो गई या फिर अदर चीज़ें हो गई, उनको मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिवीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो ये सारे अलग-अलग जो टीम्स आपकी बन रही है, ये अलग-अलग डिपार्टमेंट हो गए। जैसे एक आपका रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक फिनिश गुड्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक वहाँ पर जो ड्यूटीज़ असाइन हो रही हैं, एचआर का भी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का भी डिपार्टमेंट होगा। अलग-अलग तरीके से हम कैसे काम को फास्टर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट के लोगों के पास क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें क्या-क्या फुलफिल करना है। एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब अगर काम असाइन किया गया है, तो एक रिपोर्टिंग मैनेजर भी होगा। अगर कोई रिपोर्ट करने वाला ही नहीं है, तो फिर कैसे कंपेयर किया जाएगा कि आज का जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ या नहीं? तो एक सुपरवाइज़र या एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखा जाता है, जो इन सारे डिपार्टमेंट्स के काम को सुपरवाइज़ करता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द टास्क वो चेक करता है कि कितना काम किया गया है और कितना नहीं किया गया है, और कॉन्स्टेंटली चीज़ों को चेक करता है कि सारा काम जो है वो समय से होता रहे। तो ये होती है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब किस तरह का स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पर आपके 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और एक आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि आपका एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसके अंडर आपका एचआर भी आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आता है और परचेजिंग डिपार्टमेंट भी आ रहा है। यानी कि ये बेसिक अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको किसे रिपोर्ट करना है? मैनेजिंग डायरेक्टर को। ये एक आपका जनरली जब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर इस फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो इंडिविजुअल आपका हर डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स का हो गया, गारमेंट्स का हो गया, फुटवेयर का हो गया, स्किन केयर का हो गया। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये जो चारों लोग हैं, ये हर डिपार्टमेंट में होंगे, और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये इंडिविजुअली इन डिपार्टमेंट्स को अपना रिपोर्टिंग देंगे, और ये सब के सब इन अपना जो रिपोर्टिंग है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को देंगे। तो ये डिविज़नल हो जाता है, जहाँ पे जब सर्विसेज़ ज़्यादा हैं या आपके ब्लॉक ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से जो आपकी अथॉरिटी है, वो डिवाइड कर देती है चीज़ों को, ताकि काम और तेज़ी से हो सके। तो ये एक तरह का डिविज़नल स्ट्रक्चर हो जाता है। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पे, जो है कि स्टाफिंग। अब आपने प्लान बना लिया, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लिया, मशीनरी से लेकर के आपने स्टाफिंग, किस टीम में कितने लोग होंगे, कितना काम होगा, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया। क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या सुपरवाइज़र्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सब आपने डिसाइड कर लिया। आपने थ्योरेटिकली सब कुछ कर लिया। अब बारी है स्टाफिंग की, यानी कि उन वैकेंसीज़ के ऊपर लोगों को हायर करने की। सो स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है, फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो ये आपकी एक तरह की एचआर जॉब होती है, जो अलग-अलग जॉब्स के लिए, वैकेंसी के लिए जो कंपनी में होती हैं, वहाँ के लिए वो लोगों को हायर करते हैं। बेस्ट पीपल्स को वो फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बेस्ट इंडिविजुअल्स कौन हो सकते हैं, वो उन्हें ढूँढते हैं और उन्हें जॉब देते हैं, ताकि कंपनी में जो उनका काम है, वो बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। और एक एचआर की एक तरह से ड्यूटीज़ क्या होती है, स्टाफिंग में उनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि क्वालिफाइड लोगों को ढूँढना, कि जो पर्टिकुलर वैकेंसी है उसके लिए जो क्वालिफाइड लोग हैं, उन तक एचआर को पहुँचना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना होता है, ताकि जो लोग उस वैकेंसी को देख रहे हैं, वो ये जान सकें कि उन्हें किस कंपनी को किस तरह के लोग की ज़रूरत है। तो वो डिस्क्रिप्शंस एचआर को एक तरह से देना होता है। डेवलपिंग कॉम्पेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। अब कोई भी पर्सन अगर हायर होता है, तो वो बेसिक सैलरी के लिए होता है। अब जितनी अच्छी सैलरी और जितना अच्छे पर्क्स होंगे, उतना ही उस कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय का काम करने का मन होगा।
तो एक अट्रैक्टिव कॉम्पेंसेशन और पर्क्स देना एचआर का या स्टाफिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। अब कोई भी नया पर्सन जब हायर होता है कंपनी में तो वो सीख के तो नहीं आता काम। इफ इट्स अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, जब भी कोई पर्सन कंपनी में ज्वाइन करता है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कंपनी में क्या काम है और उस काम को कैसे किया जाता है, तो उन्हें ट्रेन किया जाता है। वो ट्रेनिंग का काम भी कंपनी स्टाफिंग डिपार्टमेंट कराता है। फिर है मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट। अब जब कंपनी में बहुत सारे लोग हायर होते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लेबर यूनियंस भी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत ना हो और एम्प्लॉयज़ पीसफुली एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकें, इसके लिए लेबर रेगुलेशंस और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे अच्छे से काम कर सकें। फिर हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स। अब किसी एम्प्लॉय को अगर कोई दिक्कत है तो कंपनी में एक डिपार्टमेंट उसके लिए भी होता है ताकि एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होगा तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, जॉब्स को स्विच कर लेंगे या कंपनी छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए एक ग्रीवियंसेस को यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि एम्प्लॉइज़ बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे शेयर कर सकें। फिर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू द एम्प्लॉइज़। अब कोई भी व्यक्ति काम इसलिए करता है ताकि वो अर्निंग कर सके। अर्निंग क्यों करता है? ताकि वो एक तरह से सोशली अपने आप को सिक्योर कर सके। तो कंपनी क्या करती है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को, उसको वेलफेयर देती है, अलग-अलग तरह की बेनिफिट्स मिलते हैं आपको किसी कंपनी में काम करने के लिए। आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कंपनी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉय जो है अपने आप को सेफ एंड सिक्योर भी महसूस करे। फिर है डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। अब जब कोई कंपनी बनती है, उसका प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होते हैं, तो कुछ कस्टमर्स उनको एंजॉय करते हैं और कुछ कस्टमर्स या कंपनीज ऐसे होते हैं जो उनके अगेंस्ट में केसेस या फिर उनकी कोई सर्विस अगर उन्हें अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए वो लॉ सूट्स भी फाइल कर सकते हैं। या किसी एम्प्लॉय के साथ अगर कंपनी में अगर करेक्ट बिहेवियर नहीं हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो स्टाफिंग डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो उन लॉ सूट्स को डिफेंड करता है कंपनी के बिहाफ पर। वो इन सारे केसेस के लिए एक स्पीकर के तौर पे काम करता है कि उन्हें सॉर्ट आउट करे कि किस तरह से कंपनी को ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सॉल्व कर सके। ये आपका स्टाफिंग का प्रोसेस होता है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। अब स्टाफिंग के लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट की सबसे पहली चीज़ होती है कि कंपनी में हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। हमें 100 पीपल हायर करने हैं, 200 हायर करने हैं, 500 हायर करने। एक एस्टिमेटेड प्लान स्टाफिंग डिपार्टमेंट डिज़ाइन करती है कि हमें कंपनी में कितने लोगों की ज़रूरत है। फिर है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। फिर वो वैकेंसीज डालना, जैसे हम देखते हैं कि सरकारी रिजल्ट पे या फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे या गूगल पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट के लिए जॉब की वैकेंसीज दिखती हैं। तो ये सारा काम स्टाफिंग डिपार्टमेंट करता है कि वो अलग अलग जगहों पे अपनी वैकेंसीज डालता है ताकि लोग उसमें अप्लाई कर सकें। फिर उनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉइज़ की छँटनी होती है एक तरह से, कि जो अप्लाई कर रहे हैं, वो कितने एलिजिबल हैं, कितने क्वालिफ़ाइड हैं, क्या उनके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। ये सारा का सारा काम सिलेक्शन प्रोसेस में होता है और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हायर कर लिया जाता है और उनका एक तरह से वेरिफ़िकेशन और उन्हें क्या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, पर्क्स क्या देंगे, ताकि एम्प्लॉयी भी सैटिस्फाइड हो और कंपनी भी सैटिस्फाइड हो। ये पूरा प्रोसेस सिलेक्शन में आता है। एक बार कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो जाता है तब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट की बारी आती है, यानी कि जिस पर्सन को हायर किया गया है उसे किस डिपार्टमेंट में भेजना है, किस पोजीशन पे उसको डालना है, वो प्लेसमेंट होता है। और ओरिएंटेशन हो गया आपका कि उस एम्प्लॉय को अब वहाँ के जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है, कंपनी है, उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को जान सके, अपने डिपार्टमेंट को जान सके, कौन उसके मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उसके कॉलीग्स हैं, उनसे एक
ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब कोई फ्रेशर अगर हायर होता है तो वो सीख के तो नहीं आता काम, तो वहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसको डाला जाता है ताकि उस पर्सन को ट्रेन किया जा सके कि जो काम उसे करना है वो कैसे किया जाएगा, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस है। फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जब एक एम्प्लॉय अपनी पूरी मेहनत से शिद्दत से काम करता है तो वो परफॉर्मेंस को अप्रेजल भी चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े या उसको बोनसेस मिले, उसको अप्रिसिएशन मिले। तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी में बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि एक एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है काम करने के लिए वो हमेशा बना रहे। फिर है प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग। अब कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी में जॉइन करता है, जैसे अगर हम बैंक का एग्जाम भी देते हैं तो हम पीओ का एग्जाम देते हैं, क्लर्क का देते हैं, पर हम जिंदगी भर क्लर्क या पीओ नहीं रहना चाहते। हम धीरे धीरे वहां से फिर आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम पीओ से मैनेजर बन जाए, मैनेजर से हम हेड ऑफिस में चले जाएं, या फिर हम और भी जोनल हेड बन जाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएं, जहां पर हम जो हायरार्की में सबसे टॉप पोजीशन है वहां पर हम पहुंच सकें। तो प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, जो स्टाफिंग डिपार्टमेंट पूरा एक फ्लो चार्ट की तरह एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करती है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन में प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, प्रमोशन के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, ताकि हर एम्प्लॉयी अपनी तरफ से अपना 100% दे सके और इन बेनिफिट्स को ले सके, कि अगर वो अपना 100% डेडिकेटेडली काम कर रहा है, कंपनी के बेनिफिट के लिए सोच रहा है, तो कंपनी भी उसके बेनिफिट के लिए उसको प्रमोशन देती है, अप्रेज़ल्स देती है, उसके करियर में ग्रोथ देती है। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। अब स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली मोटिवेशन एंड लीडरशिप के अराउंड डील करता है। डायरेक्टिंग होता है किसी को डायरेक्शन देना कि काम कैसे करना है। अब जैसे लोग हायर तो हो गए, डिपार्टमेंट में भी डाल दिए गए, अब वहाँ पर जो मेन मैनेजर है या सुपरवाइजर है, उसका काम होता है कि अपने अंडर काम कर रहे लोगों को वो लीड कर सके कि आपको गोल अचीव कैसे करना है। अगर उन एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लो होता है या फिर वो काम नहीं करते हैं, तो उस मैनेजर का काम होता है कि उन्हें क्रिटिसाइज करे या फिर उनको मोटिवेट करे कि किस तरह से व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच कि वो एम्प्लॉयज अपने काम को अच्छे से करें और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो उसको अचीव करें। तो इसके लिए डायरेक्शन दिया जाता है, और जो डायरेक्शन देता है वो एक तरह से आपका मैनेजर या लीडर कहलाता है। Motivating workers means simply creating an environment that makes them want to work. अब किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो तो आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते ना। आप धीरे धीरे आप उस कंपनी को छोड़ने का मन करने लगेगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप अपना 100% एफर्ट नहीं डालोगे, आप सिर्फ जॉब करके चले आओगे 9 to 5 टाइप। बट वहीं पर एक मैनेजर का काम होता है कि एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव बनाया जाए, इतना मोटिवेटिंग बनाया जाए कि जो एम्प्लॉय है उसकी खुद से इच्छा हो कि वो और बेहतर काम करना चाहता है। लीडरशिप स्किल्स अपनी शो करनी होती है, यानी कि इन इज लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट लीडर्स वांट देम टू डू। आप एम्प्लॉयज अगर काम नहीं करना चाहते तो एक लीडर का ये काम होता है कि वो उन्हें मोटिवेट करे और एक डायरेक्शन दे, ताकि वहां पर एम्प्लॉयज वो काम कर सकें जो लीडर उनसे करवाना चाहता है। तो ये क्वालिटीज एक मैनेजर में होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपरली फुलफिल करा सके। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के? The directing technique must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objectives। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि मेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि डायरेक्शन दिया जाता है कि काम को कैसे अचीव करना है। It should bring untapped energies of employees for the efficiency of the organization। प्रॉपर मोटिवेशन एंड लीडरशिप से हम एम्प्लॉयज के अंदर के बेस्ट पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं, और एक मैनेजर का यही काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का बेस्ट दे सके। A good directing should provide harmony by convincing the employees rewards and work efficiency आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि जब कंपनी में अलग अलग तरह के टास्क, जैसे आपने देखा होगा होली या दिवाली के टाइम पे ऑफर्स होते हैं कंपनी में, तो एम्प्लॉयज को उसके बेनिफिट्स दिखाना
उनको हेल्प करना कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रमोशन रिवॉर्ड्स के बारे में उन्हें बताना, ये उन्हें मोटिवेट करने में हेल्प करता है, जिससे कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव और हेल्दी भी रहता है, और साथ में एम्प्लॉयज़ अपनी हार्मनी से काम करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज बेसिकली कि एम्प्लॉयज किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर जो उन्हें कमांड मिल रहा है वो फॉलो किससे कर रहे हैं। अगर मल्टीपल मैनेजर्स अगर अपनी कमांड देंगे तो सब खिचड़ी पक जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि जो कमांड दे रहा है कि एम्प्लॉय को काम क्या करना है, वो सिंगल पर्सन ही होना चाहिए। अगर मल्टीपल लोग किसी पर्सन को ऑर्डर देंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। सब लोग अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो जो कमांड मिलती है वो सिंगल पर्सन से होनी चाहिए, ताकि जो रिपोर्टिंग है वो क्लियर हो सके, वहां पे किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन या डिविएशन नहीं होना चाहिए। The appropriate motivational leadership technique should be used while directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitudes, and other situational variables. अब एक मैनेजर का काम होता है एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी जानना। कई बार लोगों को जिन पोस्ट के लिए हायर किया जाता है, मे बी वो उस पोस्ट पे अच्छे ना हो, बट वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में और बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैनेजर उनकी कैपेबिलिटीज को देखता है, उनके काम करने के तरीके को, उनके डेडिकेशन को देख करके अगर वो चाहे तो उनके बेटरमेंट के लिए वो उनके डिपार्टमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें एक मैनेजर तभी कर सकता है अगर वो इफेक्टिवली अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल्स होते हैं डायरेक्टिंग के। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं डायरेक्शन के, डायरेक्शन दिया कैसे जाता है। तो बेसिकली ये इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। सुपरविजन करना यानी कि सुपरवाइज करना कि आपके नीचे जो लोग हैं उनको देखना कि क्या काम कर रहे हैं, उनको बताते रहना, उनको मोटिवेट करते रहना कि उनका जो मोरल है वो हमेशा हाई रहे, एक पॉजिटिव और हार्मनी वाला एनवायरनमेंट रहे। लीडरशिप से उन्हें मालूम है कि जो उनका मैनेजर कह रहा है दे हैव टू डू इट। एक लीडरशिप की एक स्किल होती है। कम्युनिकेशन, अब अगर एम्प्लॉयज अपने मैनेजर से बात ही ना कर सके तो फिर उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, वो उनकी कमांड को नहीं समझेंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है या काम करते वक्त कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो वो उसको प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर्स को समझ सके, मैनेजर्स एम्प्लॉयज को समझ सके एंड अकॉर्डिंगली वो कंपनी को बेहतर तरीके से रन कर सके। आफ्टर डायरेक्शन आपका आता है कंट्रोलिंग। तो आपके जो मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपका प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, और ये आपका हो गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपका फंक्शन हो जाता है। तो कंट्रोलिंग इज बेसिकली कि आपने अभी तक जितना काम किया है अब उसको कंट्रोल कंपेयर करना, कि आपने जो प्लान बनाया था फिर आपने उसके ऊपर लोगों को हायर किया, आपने वो काम कराया, अब जो काम हुआ है उसको कंपेयर करना उन स्टैंडर्ड्स के साथ जिसके अकॉर्डिंग आपने उस प्लान को बनाया था। तो एक तरह से, और अगर आपका जो काम है वो अप टू द मार्क हुआ है या फिर जो आपने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हुआ है, या अगर वो कुछ कम या ज़्यादा भी हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में है तो कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल लिमिट्स में नहीं है, उसके बाद उन प्रोसेसेस को कैसे चेंज किया जाएगा या प्लानिंग में क्या डिफरेंसेस लाए जा सकते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। So, controlling is the process of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. The task of controlling involves establishing standard performance, measuring current performance, comparing this with the established standards, and taking corrective actions where deviation is found. सिंपल यानी कि आपने जो पूरा साल भर का प्लान बनाया था, अब जो आपके सामने फाइनल रिजल्ट आया है दोनों को कंपेयर करें। अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो करेक्टिव मेजर्स लें, अगर ठीक है तो फिर और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो स्टेप्स लिए जाएं। इंपॉर्टेंस क्या होती है कंट्रोलिंग की, तो बेसिकली कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे अपने रिजल्ट्स को अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से या फिर आपके स्टैंडर्ड यूनिट से जो आपने क्रिएट की थी, तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे सकते।
सो इट मेजर्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये प्रोग्रेस क्या है कंपनी में, उसको मेजर करती है। एम्प्लॉय की प्रोग्रेस, कंपनी की प्रोग्रेस, हर एक डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, ये सारी प्रोग्रेसेस जो होती हैं वो कंट्रोलिंग की मदद से ही पता किया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इट enables management to verify whether the standards set are accurate and objective। अब जो आपने प्लान्स बनाए थे, अब इस स्टेज पे कंट्रोलिंग पे आपको पता चलता है कि ये उतने ही रियलिस्टिक एंड अचीवेबल है या नहीं है। जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे ये एक्चुअली एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये आपको कंट्रोलिंग की मदद से ही पता चलता है। इट सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। अब जो आपने प्लान्स बनाए थे, आपने उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया है, जब आप रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो, तो नेक्स्ट स्टेप जब आप लेते हो, जब नेक्स्ट आप फर्दर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर आपके रिसोर्सेज जो हैं, वो उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, आपने कंपेयर किया, आपको रिजल्ट मिला कि कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन सी नहीं करती, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उससे आप अपनी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपका वेस्टेज कम होगा। It motivates employees and helps them to give better performance। अब कंपैरिजन से, अब जैसे किसी एम्प्लॉय ने लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा काम किया, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में उसका परफॉर्मेंस था जो वो खराब हो गया, तो वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकता है और उसको लगेगा कि हाँ, मैंने प्रीवियस क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, नेक्स्ट क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर पाया, तो वो करेक्टिव मेजर्स ले सकता है अपनी परफॉर्मेंस को पहले वाले महीने से बेहतर करने के लिए, कि नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाए। तो ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर वेयर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंट्रोलिंग से ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन भी डेवलप होता है, बिकॉज आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं मीट करने के लिए, आपकी प्लानिंग प्रोसेसेस को जज करने के लिए, उन्हें कंपेयर करने के लिए। तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव भी हो जाता है। प्रोसेस क्या होता है कंट्रोलिंग का? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कि आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप देने जा रहे हो, उसके लिए आप क्या स्टैंडर्ड रख रहे हो, या फिर आपने किस बेसिस पे आपने वो प्लान तैयार किया है। जैसे अगर आप क्लोथ्स, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो किस तरह के क्लोथ्स की डिमांड है, मार्केट में किस तरह की ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपके वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, एथनिक वेयर, या मैटरनिटी वेयर, किसी भी तरह के एक्स वाई जी, आप वो सारे प्लान्स को सेट करते हो। तो वो आपकी सेटिंग परफॉर्मेंसेस होता है कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस, आपको क्या चाहिए वो सेट करना, एक तरह से गोल सेटिंग। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो भी आपने पूरा का पूरा प्रोसेस सेट किया था, उसे मेजर करना। अभी आपने मार्केट की रिसर्च से, ट्रेंड से आपने एक प्लान बस क्रिएट किया था, प्लान। अब इस प्लान को जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा अ, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अभी आई है वो कैसी है इन कंपैरिजन टू जो आपने प्लान बनाया था। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट पता चलता है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसे जब आप मेजर करते हो अपने स्टैंडर्ड से, तो आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे आप चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन से आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ का पता चलता है। एनालाइजिंग डेविएशंस, कि आपके प्लान में अगर रिजल्ट पाने में आपने जो प्लान बनाया था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, या कहीं किसी स्टेप में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कहीं पे कोई प्रोसेस जो अधूरा तो नहीं रह गया है। ये सारी डिविएशंस को एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि अगर आपके पास ये प्रोसेस नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्शन से लेकर के फाइनल गुड्स के बीच में अगर कोई स्टेप ब्रेक तो नहीं हुआ, या कहीं कोई एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मशीनरी के साथ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो ये सारे एनालिसिस जो है जिससे प्रोडक्शन में डिविएशन आ सकता है, उन सारी चीज़ों को आप बिफोर हैंड एनालाइज कर सकते हो। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को मेजर करते हो, कंपेयर करते हो, तो आप एक्सेप्टेबल लिमिट होती है तो आप कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते, बट अगर एक्सेप्टेबल मेजर्स नहीं है, लिमिट नहीं है, तो आप वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेते हो ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें।
सो ये बेसिकली आपके सारे पार्ट्स होते हैं कि मैनेजमेंट एक तरह से प्रोसेस जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का एक मिश्रण होता है। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तब एक इंडस्ट्री या एक कंपनी परफॉर्म कर पाती है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कभी बंद नहीं होता। किसी भी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, इवन आपके अपने घर में भी अगर आप देखो तो ये आपकी डेली लाइफ में ये मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लीडरशिप और मोटिवेशन के ऊपर टॉपिक्स को कवर अप करेंगे कि लीडरशिप की क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरह के प्रोसेसेस को उसमें फॉलो किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।